नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको जब राष्ट्रपति टॉपिक शुरू किया था उस समय बताया था कि मैं राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। आज वो क्वेश्चन की सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आए हुए संबंधित है, जहाँ कहीं भी आए होंगे यूपी पीसीएस के अंदर, आईएएस आरपीएस के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन राष्ट्रपति संबंधित जो भी बने हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा कि राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, और पूरा राष्ट्रपति टॉपिक आपका अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपको एक बार इस कैमरे को उठा देते हैं। पहला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन है, कारण क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा या ए और आर दोनों होंगे? आर इसका सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा? यहाँ पर मैं आपको आंसर बताना चाहूँ तो यहाँ पर आंसर होगा संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल 53 इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 इस बात का प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस बात का आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। ये आर जो इसमें दिया गया है ऑप्शन, ये गलत है, इसको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? इसमें आंसर होगा हमारा ए सही है। इसमें आंसर होगा हमारा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपने सही से पढ़ा हो राष्ट्रपति टॉपिक तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी, बिहार पीएससी का जो बोर्ड होता है प्री, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या ये दिखा रहा है, क्या आपका आंसर होगा? यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर इसमें क्या होगा? ए इसमें सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 53 में ही ये लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार से होता है? एमपी पीसीएस के अंतर्गत प्री 1998 के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, या प्रत्यक्ष मतदान से। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव? यहाँ पर यदि आपने सही से पढ़ा हो तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर होगा? बी, अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कारण एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है।
इसमें सही और गलत बताना अपने को। सही गलत क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक बार। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यहाँ पर ये जो निर्वाचन लिखा हुआ है, निर्वाचन को आप कुछ समय के लिए भूल सकते हो, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। अब यहाँ से पढ़ सकते हो आप, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आंसर हम लगाना चाहे तो इसमें आंसर लगेगा सी। ए और आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है, क्योंकि आपने यदि पढ़ा हो सही से तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पीएससी बोर्ड के अंतर्गत। इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, इसमें सही आंसर होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। अब प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव उसको बोलते हैं जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं। ठीक है, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा भी होता है, ये भी इसके अंतर्गत आता है। दोनों इसके अंदर ठीक है। ठीक है, इसके अंतर्गत बी भी सही है और सी आंसर भी आपका सही रहता है। ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा उस समय पर डिलीट किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया दे रखा है अनुच्छेद 55 में, उसके अंतर्गत ये दोनों चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन सही होंगे, दोनों आंसर इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर आपको कौन सा सही लग रहा है, 1 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 4 सही है, या 1 3 4 सही है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, यदि आपने पढ़ा हो, जहाँ पर मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ही राज्यों में दूसरा सदन है, बाकी अन्य राज्यों में दूसरा सदन यानी कि जिसको हम बोलते हैं उच्च सदन, राज्य विधान परिषद नहीं है। इस वजह से विधानसभाओं के दोनों मंडलों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ओनली विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, 1 2 नहीं होगा, 3 और 4। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा 1 3 4, ये वाला आंसर हमारा, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन से हैं।
70वें संविधान संशोधन 1969। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में ये 17वां संविधान संशोधन हुआ था। इस 70वें संविधान संशोधन के द्वारा किन दो प्रदेशों को राष्ट्रपति चुनाव में, केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था? तो कौन से दो यहाँ पर होंगे? दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली पुडुचेरी, दिल्ली दमन दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। इसमें से आपका आंसर क्या सही होगा? बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली और पुडुचेरी को ही 70वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? वही निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। ये क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? एक मिनट। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? वही अनुच्छेद 54 की बात यहाँ पर की जा रही है कि अनुच्छेद 54 में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होते हैं? राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 54 में इन तीनों की व्यवस्था कर रखी है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अनुच्छेद 54 में इन्हीं बातों का प्रावधान किया गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के सदस्य हैं? वही क्वेश्चन यहाँ पर घूमकर आ रहा है। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो, कितने बार ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? वही अनुच्छेद 54 को यहाँ पर पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 54 में कौन शामिल है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। कौन इसमें शामिल है, कौन इसमें शामिल नहीं है, ये देखना आपको। तो इसमें आपको जो भी लग रहा हो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। इसमें कौन होगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर सभी सदस्यों में मनोनीत सदस्य भी आ गए हैं और ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं क्या? लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये राज्यपाल और उपराज्यपाल यहाँ पर ऐसा कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब संघ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ओनली दिल्ली और पुडुचेरी आते हैं। ये हमने भी पढ़ लिया पिछले क्वेश्चन में, दिल्ली और पुडुचेरी। ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ही विधानसभाओं के यूटीज में से, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर सभी का लिख दिया है लेकिन आता है यहाँ पर सिर्फ ये दो ही है, दिल्ली और पुडुचेरी। क्योंकि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से दिल्ली और पुडुचेरी में ही विधानसभाएं हैं। तो सीधी सी बात है, जहाँ विधानसभाएं वहीं चुनाव होंगे और वहीं के सदस्य वहाँ पर शामिल होंगे। आगे अगर भविष्य में बनेगा तो जम्मू कश्मीर जो हमारा अभी नया केंद्र शासित प्रदेश बना है वहाँ पर विधानसभा होगी। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके बाद में ही जम्मू कश्मीर विधानसभा जो बनेगी उसके सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना। यहाँ पर आपको 2
क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। फिर से यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से अनुच्छेद 54 को ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 54 आपसे पूछा जा सकता है, कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 54 को घुमाकर यहाँ पर पूछा जा सकता है। लेकिन यदि आपको अनुच्छेद 54 अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर हल कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, वही निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है कौन शामिल नहीं होता है ये पूछ रहा है। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ये शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 में इन तीनों की बात की गई है, ये तीनों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि अपने जितने भी राज्य उनमें से 6 राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, और यदि 6 राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं तो अन्य राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा। इस वजह से विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये आप आराम से यहाँ लगा सकते हो 1, 2 और 3, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किस प्रकार से, केवल राज्यसभा के, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यहाँ पर क्या आपका आंसर हो सकता है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा, ये यहाँ पर गलत है, केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य भी नहीं होते हैं, और केवल राज्य विधानसभाओं के और लोकसभा के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुच्छेद 54 को घुमाकर, अनुच्छेद 54 को घुमाकर ही ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट किया गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2011 के अंतर्गत राज्यसभा लोकसभा राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 54 को अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो राष्ट्रपति वाली अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर पूरे राष्ट्रपति के आपके सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से आप आराम से इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर यदि आप ध्यान से देख रहे हो ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्योंकि संबंधित बोर्ड UPGIC के अंतर्गत ये आया था, और जिस बोर्ड ने ये एग्ज़ाम करवाया था उस बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा इसी तरीके से गया है। ऑप्शन इसके सेम टू सेम डाल दिए गए हैं और सारे ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, और संसद के सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ गई है, और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। तो चारों ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है, चारों ऑप्शन इसमें सही है। तो फिर इसके क्वेश्चन को संबंधित बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी राष्ट्रपति चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, संसद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, और संसद राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा भी चुना जाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, और इसी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना
चाहिए। पदस्थ मतलब जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल पूरा होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। क्या ये सही है? राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। क्या ये सही है? राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। क्या ये सही है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। क्या ये सही है? यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको इसको देखना है, सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब कौन सा गलत है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर गलत है वो अपने को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत लग रहा है आपको, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी पोस्टपोन्ड नहीं किया जाता है। कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव पोस्टपोन्ड नहीं होगा, चाहे से निर्वाचक मंडल अधूरा हो चाहे से पूरा हो। एक सदस्य भी एब्सेंट है तो भी राष्ट्रपति चुनाव होगा और नहीं है तो भी होगा। यदि 90% सदस्य एब्सेंट है राष्ट्रपति चुनाव के समय, उस समय भी राष्ट्रपति चुनाव होना है तो होगा। जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर किया जाएगा। अनुच्छेद 71 यदि आपने पढ़ा हो, अनुच्छेद 71 के अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल अधूरा होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको ध्यान में अनुच्छेद 71 के तहत ये ध्यान में रखना है, निर्वाचक मंडल अधूरा होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति चुनाव हर हाल में करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? डी नंबर का अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। कितने लोगों के द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए? यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 बना हुआ है उसके तहत तो 10 ही है, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। लेकिन ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 बना हुआ था इसके अंदर 1997 में संशोधन किया गया और जो ये अनुमोदक और प्रस्तावकों की जो संख्या थी इसको बढ़ा करके 50-50 कर दिया है। तो वर्तमान कंडीशन के अनुसार यहाँ पर ये चारों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ध्यान में रखना, चारों ऑप्शन ये गलत हो जाते हैं। लेकिन यदि पूछा जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या थी या फिर अनुसमर्थन किया जाना चाहिए 1952 के अनुसार, तब तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1952 ही डाला है, इसका मतलब ये वर्तमान कंडीशन पूछ रहा है और वर्तमान कंडीशन के अनुसार ये चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान कंडीशन के अनुसार जो प्रस्तावक जो अनुमोदक है वो 50-50 है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ये ध्यान में रखना है। और ये पूछा कब गया था? यूपीपीसीएस के अंतर्गत आया हुआ है 2004 में। यूपीपीसीएस एसपीआई मेंस के अंतर्गत ये आया है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर डिलीट किया गया था संबंधित बोर्ड के द्वारा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल संबंधित इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निकालना है, मतलब एक विधायक का मत मूल्य निकालना है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला यहाँ पर जो दे रखा है क्या वो सही है? राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1000। ठीक है, क्या ये ऑप्शन आपकी दृष्टि में सही है या फिर गलत है? दूसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य, मतलब एक सांसद का मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है क्या वो सही है? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मत मूल्य बटा निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या, क्या यहाँ पर ये सही है? क्या यहाँ पर ये सही है?
ठीक है। अगला, आखिरी जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का 2017 में, उसमें कुल मतदाता 5000 थे। उसमें कुल मतदाता 5000 थे। तो क्या ये सही है ऑप्शन यहाँ पर? ये आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो एक एमएलए, राष्ट्रपति चुनाव में एक एमएलए एक विधायक का मत मूल्य निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 100 की जगह पर यहाँ पर कितना होता है? 1000 होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसके अंतर्गत क्या दे रखा है? एक सांसद का मत मूल्य निकालना है। एक सांसद का मत मूल्य निकालना है। तो एक एमपी का मत मूल्य निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य, कुल मान या कुल मूल्य बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है। आखिरी जो चुनाव हुआ था 2017 में, उसमें कितने सदस्य थे? कितने निर्वाचक गण में शामिल थे? कितने निर्वाचक मंडल में लोग शामिल थे? उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 5000 की जगह पर आएगा 4896, ठीक है। 4896 का आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही होगा? 1 नंबर का गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया। तो इसमें से सही होगा हमारा केवल 2, और बाकी किस प्रकार से सही होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 15 क्वेश्चन हमारे राष्ट्रपति संबंधित पूरे हो चुके हैं। और तो राष्ट्रपति संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आपने सही से राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा होगा तब तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। लेकिन जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हमको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अन्यथा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों यहाँ पर ध्यान में रखना, आपको फैक्ट पढ़ने के बजाय आप तथ्य पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसके बाद में आप फैक्ट को पढ़े, तभी आपको फैक्ट याद हो सकते हैं। रटने से काम नहीं चलता है। पॉलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत जितना आप गहराई से पढ़ते हो, जितना आप समझते हो, उतना आपको ये क्लियर होता जाता आराम से, ठीक है। अब आगे राष्ट्रपति संबंधी जितने सारे क्वेश्चंस मेरे पास में हैं, पिछली परीक्षा में आए हुए, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। बोर्ड पर नहीं करवा कर इसी प्रकार से करवाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और बोर्ड पर ये सब क्वेश्चन मैं लिख भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता, तो PDF के द्वारा मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलर हल करवाता रहूँगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संबंधित जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, पहले मैं वो पूरा करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद में जहाँ पर प्रधानमंत्री टॉपिक रुका हुआ है वहीं से उस टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है मित्रों। तो 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसको बारे में आपको बताना है, और वीडियो को लाइक करना है। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उसके नोटिफिकेशन वीडियोज़ के रेगुलर मिलते रहे, ठीक है मित्रों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।